चीन के इनकार के बाद बिल आखिर पाकिस्तान ने इस मंसूबे के पर खुद ही काम शुरू कर दिया है। अगर ये पाकिस्तान के लिए मंसूबा इतनी अहमियत का हामिल था तो फिर वो क्या वजह थी कि चीन ने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ ना देने का फैसला किया। इसके ऊपर हमने बात करनी है। इसके अलावा खबरें ये सामने आ रही हैं, कुछ मुबैना तौर पर सबूत हैं, शवाहिद हैं कि अफगानिस्तान लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के ऊपर तेज़ी से काम कर रहा है और पक्तिया के अंदर खोस के अंदर नगरहार के अंदर एक नई फोर्स को मुतहरिक किया जा रहा है। और बताया यह गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ तवील अलमुद्दती मनसूबा बनाया जा रहा है जिसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो सकती है। ये 2 से 3 डेवलपमेंट्स हैं जिनके पर आज के इस व्लॉग पर बात करनी है, तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने पाकिस्तान के मुतादिद वज़रा को, बिलखसूस पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर रेलवे को, जो भी गुजरे हैं आज से 4-5 साल पहले, जितने भी थे, 1 थे या 2 थे या 3 रहे, जितने भी रहे, आपने मुसलसल उनकी ज़ुबान से यही सुना होगा कि पाकिस्तान के रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर तभी तरक्की मुमकिन हो सकती है जब इसके अंदर जिद्दत आएगी, और जिद्दत तभी आएगी जब ML1 मंसूबा मुकम्मल होगा। और उसके लिए चीन ने काफ़ी बार पाकिस्तान से भी कहा है, और इसके लिए जो सरमायाकारी थी किसी हद तक वो भी चीन की तरफ से दी गई है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं, क्योंकि ML1 जो मंसूबा है इसने बेसिकली सिंध से खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर तक कनेक्ट होना है, और इसके ज़ैली कुछ और भी ट्रैक्स हैं जो पूरे इलाकाई सतह के ऊपर फैलेंगे। पाकिस्तान को अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सरहदों तक इस ट्रैक को लेकर जाने का मंसूबा है, और ये CPEC के अंडर ही आता है। लेकिन ML1 मंसूबे के ऊपर तो बहरहाल काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, लेकिन ML3 के ऊपर पाकिस्तान ने अब काम शुरू कर दिया है। और ML3 पर काम शुरू करने के हवाले से ही, जो कि CPEC के ही अंडर आता है, इस पर पाकिस्तान ने चीन से ताउन मांगा था, लेकिन चीन की तरफ से कैटेगोरिकली इनकार कर दिया गया। और चीन ने कहा है कि हम इस मामले के ऊपर कोई सरमायाकारी ताउन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है ML1 मंसूबा। उसके ऊपर आप उस तरह की तेजी जो है वो नहीं दिखा रहे, लेकिन ML3 के ऊपर दिखा रहे हैं। अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि ML3 जो कि खुद ये मंसूबा CPEC के अंडर आता है, उसके ऊपर तो चीन नहीं कर रहा, लेकिन ML1 के ऊपर जोर डाल रहा है। चीन का, या जो बाज़ तज्जियाकार है उनका ये कहना है कि चीन ये समझता है कि जो ML3 मंसूबा है ये बेसिकली CPEC के अंडर तो आता है, लेकिन इसका जो ज़्यादा काम है या पाकिस्तान को जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो रिकोडिक प्रोजेक्ट के हवाले से है। क्योंकि रिकोडिक बलूचिस्तान के अंदर जो ये कंपनी कीमती मादनियात निकाल रही है, इसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए एक रॉ मटीरियल के अंदर जितने भी मिनरल्स यहाँ से निकाले जाते हैं, उनके लिए एक ऐसा अहतमाम होना चाहिए कि उन्हें तेज़ी के साथ और महफूज रस्ते के ज़रिए सिंध में पहुँचाया जा सके, और फिर आगे कराची पोर्ट तक उन्हें पहुँचा कर किसी और मुल्क में भेजा जा सके जहाँ पर उसे काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। तो ये जो बेसिकली ML3 मंसूबा है ये रिकोडिक प्रोजेक्ट के हवाले से है, ना कि ओवरऑल CPEC की नुमाइंदगी जो है ये करता है। पहले मैं इसके सामने आपका रूट रखता हूं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इस रूट के अंदर, कितना आसान कितना मुश्किल होगा, ये चीज़ें भी मैं आपके सामने आगे चल कर रखूँगा। मुख्तसर और सादा अल्फाज के अंदर मैं कर रहा हूँ। वैसे होना तो ये चाहिए था आइडियल कि मैं आपको साथ साथ मैप भी दिखाऊँ, क्योंकि आपने बहुत से दोस्त ये कमेंट भी कर रहे होते हैं, और यकीनन आपकी राय हमारे लिए इंतहा काबिल एहतराम भी होती है। लेकिन उस सिलसिले के अंदर हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि उसमें एक अच्छा खासा एक टाइम लग जाता है, और फिर न्यूज़ जो है ये एक आप समझ लें कि एक्सपायर भी हो जाती है, क्योंकि इसकी भी एक एज होती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बर वक्त और मुस्तरद मालूमात जिस हद तक हम दे सकते हैं वो आपको पहुँचाएँ। अब इसका जो एक मुमकिना रूट है वो क्या होगा ML3 मंसूबे के ऊपर जो पाकिस्तान काम कर रहा है, इसमें इसका जो आगाज़ है इसने सिंध के रोड़ी शहर से ही होना है, और वहाँ से ये सिब्बी, कोयटा और ये स्पीजंत, अलमरेक, और जो इसका इख्तिताम है ये तफ्तान, कोहे तफ्तान जो ईरान के सरहद पर वाक़ है। बलूचिस्तान में ये रूट सिब्बी, कोयटा, चाकी, नोशकी और दीगर इलाकों से गुजरेगा। मंसूबा 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। रोड़ी, सिब्बी और स्पीजंत, अलमरेक सेक्शंस के अंदर, फिर मरहला 2 सिब्बी, कोयटा और अलमरेक और तफ्तान सेक्शंस के अंदर इसको मुकम्मल किया जाएगा। इसमें 831 किलोमीटर ट्रैक की मुकम्मल तजदीद है। 11 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे। पुराने पुल और ज़मीनी ढांचे की मरम्मत होगी। जदीद सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को शामिल किया जाएगा। फ़िलहाल कुछ हिस्सों में ट्रेन की रफ्तार बहुत कम, यानी कि घंटे के हिसाब से करें तो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा इनकी रफ्तार है, जिसको अपग्रेड करके तकरीबन 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक इस रफ्तार को लेकर जाने का हदफ रखा गया है। अब इसके फंडिंग का अहतमाम क्या होगा? क्या सारा कुछ ही पाकिस्तान कर रहा है? नहीं, सारा कुछ पाकिस्तान नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? उस हवाले से भी आपके सामने बता देते हैं। इसके अंदर कुल जो तखमीना
आएगा उसमें 278.62 अरब रुपए बताया गया है और बड़ा हिस्सा रिकोटिक माइनिंग कंपनी RDMC ने 390 अमरीकी डॉलर जो कि तकरीबन 112 अरब रुपए का आर्जी कर्ज लोन दिया है और यह रकम कुल लागत का तकरीबन 35 से 40% बनता है। बाकी फंडिंग वफाकी हुकूमत PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से फराम करेगी और RDMC कनाडा की मशहूर कंपनी बैरिक गोल्ड 50% मालिकाना हक और पाकिस्तान की हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी इदारों की मुश्तरका कंपनी है। यह कर्ज 2028 तक एक बार में ही वापस करना होगा। इसका मकसद रिकोटिक कान से निकलने वाले तांबे और सोने को आसानी से दूसरी जगह के ऊपर मुंतकिल करना है। ये बेसिकली ML3 मंसूबा है। अब आप कहेंगे कि अगर फ़कत माइंस को ही सिंध तक और आगे कराची पोर्ट या कासिम पोर्ट तक पहुंचाना है ताकि वो किसी और मुल्क में जाके काबिल इस्तेमाल हो सके, तो फिर इसको तफ्तान तक क्यों लेकर जाया जा रहा है? मैंने आगाज़ में जैसा कि कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली CPEC के अंडर ही आता है और CPEC का जो अगला स्टेप है जिसको हम CPEC 2.0 कहते हैं, उसके अंदर खित्ते के ममालिक के अंदर CPEC को वुसअत देना है और उसके अंदर ये पहले से तय था कि तैयारी ये की जाएगी कि जितने रेलवे ट्रैक्स हैं या अहम शहराएँ हैं इन्हें महफूज भी बनाना है, इन्हें मौसर भी बनाना है, इन्हें जदीद भी बनाना है और ये पाकिस्तान सारा काम इसी टाइम पीरियड के अंदर करेगा। और अपने यानी कि अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें तो इनकी सरहदों तक जो है इस अपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को और रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान और चीन मिलकर लेकर आएंगे और फिर ऐसा ऐसा हम ईरान और अफगानिस्तान और दीगर ममालिक को कनेक्ट करेंगे और यहीं से सेंट्रल एशिया और आगे हम दीगर ममालिक तक भी कनेक्ट हो सकेंगे। तो इसीलिए इस ट्रैक को जो है ये तफ्तान तक यानी ईरान के सरहद के पास लेकर जाया गया ताकि अगर कल को ईरान के साथ भी तिजारत हो सके तो ये रेलवे ट्रैक आगे तफ्तान से ईरान के साथ कनेक्ट हो सके और आगे सेंट्रल एशिया तक जा सके। तो इसीलिए इसका जो इख्तिताम है वो तफ्तान ईरान के सरहद के बिल्कुल करीब हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो अभी फ़िलहाल इसका मेन मकसद है, इससे क्या काम लिया जाएगा ML3 मनसूबे से, ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब ये इसके अंदर जो मामला है फ़वाइद का कि पाकिस्तान को इसके अंदर फ़वाइद क्या होंगे, चीन क्यों हिस्सा नहीं ले रहा, ये मैं कवर कर चुका हूँ कि चीन की वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि चीन ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ML1 मनसूबे के ऊपर काम शुरू किया जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी वो बाज़ वजूहात की बिना पर वो काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अब पाकिस्तान के इससे फ़वाइद क्या हो सकते हैं, नुकसानात और ख़दशात भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन पहले फ़वाइद की हम बात कर लेते हैं कि यह मनसूबा पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के लिए बहुत अहम है। मादनियात की नकल व हरकत, रिकोटिक कान दुनिया की बड़ी कानों में से एक से मादनियात सस्ते, महफूज और तेज़ तरीके से बंदरगाहों जैसे कराची तक पहुंचाई जा सकेगी। रोड ट्रांसपोर्ट की बहाली, रेलवे ज़्यादा बोझ उठा सकती है और लाइन की गुंजाइश बहुत बढ़ जाएगी। 2 ट्रेन पेड़ से 26 तक हादसात कम होंगे, वक्त कम और फ्यूल की भी बचत होगी और तामीराती मरहले में हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। रिकोटिक प्रोजेक्ट से अरबों डॉलर का रेवेन्यू मुतवक्के है जो मुल्क की मईशत को सपोर्ट करेगा और सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा जिससे मकामी लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, ये जो रिकोटिक कंपनी है RDMC, ये वहाँ के मकामी लोगों के लिए भी बड़ी हद तक काम कर रही है। मैं एक ऐसी NGO को ज़ाती तौर के पर जानता हूँ जिससे इसी कंपनी का RDMC का एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट भी हुआ है कि ये वहाँ पर स्कूल भी बना रहे हैं मकामी बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। पूरी एक NGO के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया है जो रिकोटिक जहाँ पर ये काम हो रहा है उसी के कैंप एरिया के अंदर अंदर ये स्कूल बनाया जाएगा और उसकी भी जो सारी फंडिंग है कनाडा की यही जो कंपनी है ये करेगी, RDMC करेगी और वहाँ के मकामी लोगों को जो रोज़गार देने के हवाले से है वो भी इक़दाम जो है ये किया जाएगा। इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर इस किस्म का जो प्रोजेक्ट है उसको भी किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया जा सके। अब आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि हम बलूचिस्तान से सिंध में भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो हम गवादर के अंदर क्यों नहीं इसको कनेक्ट कर रहे। फिलहाल हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना होगा। ऐसा लग रहा है कि गवादर या तो भी फिलहाल फुल कैपेसिटी के अंदर नहीं है या फिर हो सकता है कि कुछ ट्रैक के अंदर ज़्यादा खदशात हो, सिक्योरिटी कंसर्न हो। यही वजह है कि इसको सिंध के अंदर भेज के मुकम्मल महफूज किया जा रहा है, फिर उसे आगे कराची या कासिम पोर्ट के अंदर भेजा जाए। लेकिन जो खदशात और जो चीज़ें हैं वो इस रस्ते में भी इतनी आसान नहीं होंगी क्योंकि जिस रूट से ये गुजरेगा वहाँ पर हमने देखा है ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि कलदम BLA और कलदम TTP जो है वो इन एरियाज़ के अंदर आपको एक्टिव नज़र आती है। FC अभी यहाँ पर है, लेकिन इन तमाम तर इस मंसूबे को मुकम्मल सिक्योर करने के लिए रियासत पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी कर ली है और रियासत पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे मंसूबे को, इस पूरे ट्रैक को सिक्योर करने के लिए 46 अरब रुपए
جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لیے رکھے گئے ہیں, سیکیورٹی کی مد میں رکھے گئے ہیں, تاکہ یہ جو کام ہے بڑے محفوظ طریقے سے اور مؤثر طریقے سے اور جلدی جو ہے یہ ہو سکے. تو یہ تو اس منصوبے کی ایک اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آ جائیے دوسری خبر کے اوپر. ہم نے کل آپ کے سامنے رکھا تھا, ایک ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ افغان انٹیلیجنس یہ رپورٹ ہے کہ پکتیکا کے اندر, خوست کے اندر, نگرہار کے اندر اور کنڑ کے اندر پاکستان کی جو فوج ہے وہ زمینی کارروائی کرنے کے لیے تیاری کر رہی ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خبر حقیقت کے اوپر مبنی ہو سکتا ہے کہ یہ پروپیگنڈے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اب یہ پہلے سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے, کیونکہ اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ کچھ اور بیان کر رہی ہے. ابھی کیا خبر سامنے نظر آ رہی ہے جو پاکستان افغانستان کے تعلقات کو کور کرتے ہیں, جو افغانستان کے اندر کی صورتحال تک رسائی بھی رکھتے ہیں, ان کی معلومات بھی آتی ہے, پاکستان کے اندر رہتے ہیں, اس کے اوپر ویلاگس بھی کرتے ہیں, کافی سینئر صحافی بھی ہیں, قابل احترام بھی ہیں. جب آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں, چیزیں سنتے ہیں, تو آپ کو صورتحال یکسر تبدیل نظر آتی ہے. وہ کیا ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کچھ پیش رفت دیکھی جا رہی ہے کہ جب پچھلے دنوں پاکستان کی طرف سے آپریشن غزب للحق کے تحت پکتیکا کے اندر, خوست کے اندر, نگرہار کے اندر, کنڑ کے اندر, یہ وہ صوبے ہیں جو پاکستان کی سرحد سے لگتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. یہاں پر بڑی تعداد کے اندر حافظ گل بہادر, جماعت الاحرار, کالعدم TTP اور کالعدم BLA یہاں پر ایکٹیو تھے, اور بعض جگہوں پر بدنام زمانہ تنظیم داعش بھی یہاں پر ایکٹیو تھی. لیکن پاکستان نے آپریشن غزب للحق کے تحت یہاں پر جب بڑی شدت کے ساتھ حملے کیے تو یہ جو عناصر تھے یہ بھاگ کر دور دراز چلے گئے تھے. لیکن اب حالیہ دنوں کے اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس دیکھی جا رہی ہیں کہ دوبارہ سے یہ انہی صوبوں کے اندر ایکٹیو ہو رہے ہیں. اور ابھی سے اگر کل کو پاکستان کارروائی کرتا ہے تو پہلے سے افغانستان اندر سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پاکستان ہمارے صوبوں پر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے. حالانکہ جو مین جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان صوبوں کے اندر دوبارہ یہ عناصر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور یہ منصوبہ بندی بنا رہے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا کے اندرون میں جا کر طویل المدتی جو بدامنی کے واقعات ہیں ان کا سلسلہ, اس کے اندر تیزی لائی جا سکے, اس کے اندر شدت لائی جا سکے, اور پھر جو ایسے ML3 جیسے منصوبے ہیں انہیں بھی سبوتاج کیا جائے, انہیں بھی روکا جائے. تو پاکستان, ظاہر ہے پاکستان ان تمام تر, اگر ہمیں یہ بات پتہ ہے تو ظاہر ہے ریاست پاکستان کو بھی پتہ ہے, پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو بھی پتہ ہے, ریاستی اداروں کو بھی پتہ ہے, سیکیورٹی اداروں کو پتہ ہے. تو اس کے لیے ایک لاہ عمل بھی ضرور بنایا جا رہا ہوگا. اگر زمینی آپریشن کی بات افغان انٹیلیجنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان جگہوں کے اوپر یہ عناصر دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے سوچ بچار بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے بعض اوپر انٹر سورس اکاؤنٹ سے, یہ خبر کیا ہے میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں لانگ رینج ڈرون بنانے والی فیکٹری کے قیام کا دعویٰ کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں فیکٹری کے اندر مشینری, ورکرز اور ڈرون سے متعلق پارٹس کی تیاری دکھائی گئی ہے. اور جدید جنگیں اب روایتی فوج سے زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر چونکہ منحصر ہو چکی ہیں اور افغانستان اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمیں مہنگے فائٹر جیٹ یا جدید قسم کے ڈیفنس سسٹم لینے کے بجائے ہمیں سستے اور مؤثر ڈرونز لے لینے چاہیے بڑی تعداد کے اندر, یا انہیں بنانے کا سلسلہ ہونا چاہیے افغانستان کے اندر جو کل کو ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان ان تمام تر چیزوں سے آگاہ نہیں ہے. پاکستان نے بہت تیزی کے ساتھ اینٹی جو ڈرون سسٹم ہے اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا ہے, مقامی سطح کے اوپر اس کی پیداوار کو بہت تیز کیا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کر کے اس نظام کو لیا جا رہا ہے. اور پاکستان اپنے بھی ہاں جو ڈرونز ہیں ان کی تعداد کو بڑھا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے بہت پہلے آپ کے سامنے ویلاگ رکھا تھا کہ ایک ملک کا ترکیے کے ساتھ 1 لاکھ ڈرون لینے کا فیصلہ ہوا ہے, لیکن نام سامنے نہیں آیا تھا. لیکن اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں تھیں جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان ایسی جو ڈیل ہے وہ ترکیے کے ساتھ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں, چیزیں ہیں جو پاکستان افغانستان کے تناظر میں جو پاکستان اور چائنا کے فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک کے حوالے سے ہیں. اس کے اندر فوائد کی بات کی گئی ہے, اس میں خدشات کی بات کی گئی ہے, اور جو کچھ افغانستان کی سرزمین سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان خدشات کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں. اب جو سوال ہو آپ کا یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی.